आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं और बिजार खबर इस बार बिहार से है। बांका जिला है। वाह। अनुराग गेस्ट हाउस है। वहाँ पुलिस की छापेमारी हुई और छापेमारी में पुलिस को फर्जी वर्दी, पुलिस की वर्दी पहने हुए एक पुरुष और एक महिला मिले। नकली दारोगा अनीता देवी के पास से एक देसी कट्टा मिला है। एक जने रमेश कुमार पकड़े गए हैं जो फर्जी थाने में फर्जी मुंशी थे। और उनके अलावा पुलिस ने गेस्ट हाउस के बावर्ची को भी हिरासत में लिया है। ये लोग ये कर रहे थे कि पिछले 8 महीने अच्छी बात यह है कि बावर्ची फर्जी नहीं था। पिछले 8 महीने से ये लोग फर्जी थाना बना के और वहाँ लोगों को बुला के डरा धमका के पैसे ऐंठते थे। और इन फर्जी अधिकारियों को हर दिन 500 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। दिहाड़ी कौन देता था? वो पास के ही गांव के भोला यादव जो फर्जी सीनियर ऑफिसर थे वो देते। उन्हीं के दिशा निर्देश पे हो रहा था। भोला यादव अभी फरार हैं इसमें। नकली नोट, नकली शराब के बाद पेश है नकली थाना। भैया, दिल्ली में एक आदमी एमसीडी का दफ्तर चला रहा था और उसने बाकायदा साइन बोर्ड लगा रखा था उत्तरी दिल्ली में। और उन्होंने रिक्रूटमेंट कर लिए। अब सरकारी नौकरी है, बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए देके नौकरी ले लिए और दफ्तर आने लगे बहुत सारे लोग। और वो दफ्तर भी आने लगे तो काम, अब एमसीडी का क्या काम हो सकता है? तो वो जो वहाँ पे अधिकारी थे फर्जी वाले, उन्होंने शुरू कर दिया कहना कि जाओ आज इस रास्ते का पोल गिन के आओ। तो सारे पोल गिनवा रहे हैं, कुछ कुछ काम करवा रहे थे उनसे। 3 महीने तक लोगों को सैलरी भी दी जाती थी, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, बाकायदा रजिस्टर, अटेंडेंस। और चूंकि लोगों को नौकरी मिल चुकी थी तो और भी लोग नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे और उनसे ये कहा जाता है कि कुछ दे लेके कर लो, हो जाएगा। और सबको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड दे देते थे। और ये उनका स्कैम काफ़ी दिनों तक चला और वो कुछ दिनों के बाद एक दिन गायब हो गई। पकड़े गए? नहीं, वो शायद उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगी कि उन्होंने बाकायदा पहले महीने सैलरी दी, दूसरे महीने सैलरी दी, तीसरे महीने सैलरी दी। तो उसके चलते और भी बहुत सारे लोगों ने 5-6 लाख, 8 लाख जो भी रेट था उनका सरकारी नौकरी के लिए उनको मतलब भर भर के दे दिए। और फिर वो चले गए एक दिन और साइन बोर्ड छोड़ गए दिल्ली पुलिस के लिए। और असली और नकली पुलिस में केवल एक ही चीज़ का फ़र्क है कि असली पुलिस वाले जो हैं उनको राजकीय कोष से तनख्वाह मिलती है। जो नकली पुलिस वाले हैं, बांका में कौन, अनुराग गेस्ट हाउस है, उनको राजकीय कोष से तनख्वाह नहीं मिल रही है। भोला यादव दे रहे हैं 500 रुपया, कोई और भी दे सकता था, किसी और बैंक से भी मिल सकता था, राजकीय कोष से नहीं मिल रही है। बाकी असली और नकली पुलिस वाला पहचान पाना इस देश में। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये जो नकली पुलिस वाले थे, ये कोई क्राइम सॉल्व किए कुछ? ये बुला के धमका के वसूली करते थे, मतलब ईमानदार थे मतलब। हाँ। तो 500 रुपए का क्या है ना। अच्छा, इसीलिए पकड़ में नहीं आए इतने दिनों तक। धमका के अगर थाने में वसूली हो रही है तो सब कुछ सामान्य ही है। तो सब नहीं, और वो जिसको धमकाया है उसको कोई वो किया होगा गलत। कन्विंसिंग है ना ये बहुत। हाँ, किसी को थाने में बुला के धमकाना एक पुलिस वाले और उससे पैसा ले लिया तो उसको लगता है कि बात गई, पैसा गया, बात गई, खत्म मामला। अच्छा, इन लोगों को 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही थी। 500 रुपये का पुलिस से इतना रिश्ता है कि दिहाड़ी में भी 500 रुपये चुने उसने, बोला यार। लेकिन आप लोग के हाथ कभी ऐसे नकली नोट आया? आप लोग मतलब नोट नकली आया कभी? एक बार आया है। चलाया है? नहीं, चलाया नहीं। कभी नकली नोट बचपन में भी कभी ताऊ छोटा मोटा आ गया चलाने के लिए कोई तरकीब की? नहीं, वो एक खेल वाला जो नकली नोट होता था उसको भी मैं असली समझता था। ये 500 का ही नकली नोट हमको एक बार मिला था और वो फिर डिस्कार्ड कर दिया। और हुआ ये कि हमने उसको रखा था संभाल करके कि ये इसको रखे रहेंगे। और हमने 2 कुकुर पाले थे, उनमें से एक के हाथ थे वो डिब्बा लग गया जिसमें कि तमाम और चीज़ें और ये नकली नोट रखा था। और जब मैं दफ्तर से घर आया तो मैंने पाया कि वो 500 का नकली नोट आधा खाया जा चुका है। तो उसके बाद बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ होगा लेकिन तो उसके भग्नावशेष मिले हमको। लेकिन उसके जतन बहुत 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 हैं। लोगों ने बड़े बड़े तरीकों से उसको कितनी बार किस तरीके से मोड़ा जाए। मतलब 20 और 50 के नोट चल जाते थे अगर उसको आप सही से मोड़ दें नकली नोट को,
नितिन सामने बैठा है, उसको पता है, बहुत चलाए इसने। उसकी स्किल होती थी, बस मोड़ने का ही तरीका था कि आप ऐसे मोड़ के दें कि वो ऊपर से ठीक लगे। तो इस पे भी बताइएगा 3 तालियों नकली नोट कैसे चलाए हैं और किन किन नकली चीज़ों से आपका वास्ता पड़ा है। पर बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अभी भी दुकानों में, आप उनको नोट दो तो वो नोट यूं लाइट के अगेंस्ट लगा के देखते हैं। बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं कि उनको पता हो कि ये असली है नकली है। नकली जो पाकिस्तान से बन के आता है वो बिल्कुल असली जैसा ही होता है। मैं जो शुरू में ये जो अपना जो ये होमगार्ड वाला डिपार्टमेंट है, इसको मैं नकली पुलिस ही समझता था। उनकी वर्दी वही होती है, खाकी रंग की ही होती है, पर उनके ये कुछ वो प्रेस उत्तर नहीं प्रदेश होती। पुलिस या वो नहीं पहली लिखा पहचान होता ये होती है, होमगार्ड की वर्दी प्रेस नहीं होती है। ये पहली पहचान है। और गमछा होता है उनका हाँ, नेसेसरी। तो अगर वर्दी प्रेस नहीं तो समझ जाइए होमगार्ड का है। है। मैंने ये जरूर क्योंकि देखा पुलिस वाला कितना भी टुच्चा हो, कितना भी नया रंगरूट हो, पैंट शर्ट प्रेस करा लेता है। कोई ना कोई बरैठा उसके हाथ की जद में आ ही जाता है, जिसकी गर्दन पकड़े, ए कर प्रेस, जल्दी से करो, क्रीज अच्छी बनाना। मैंने ये ज़रूर देखा है कि मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ 2 व्हीलर बैठ के जा रहा था, हेलमेट था नहीं, तो एक ने हाथ दिया, पुलिस वर्दी पहनी हुई थी, तो उससे इसने अपना रिक्वेस्ट करके, अरे सर यहीं निकले थे, और वो निकल आया। उसके बाद बोलता है जब वहाँ छूट गया, अरे यार ये होमगार्ड है। होमगार्ड नहीं जाने थोड़ी देता, तो होमगार्ड है इसलिए मना ली, और वहाँ एकदम वो नतमस्तक था। तो ये भी एक किस्सा है उसका, हो सकता पुलिस है। महकमे में वैसे दुर्दशा के सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई एक वाहिनी उनकी है तो वो होमगार्ड्स की है। उनके वेतन से लेके उनकी सुविधाओं तक, क्योंकि उनको कुछ समझा जाता नहीं है। होमगार्ड बेचारा बहुत है लचर कि बस वर्दी पहन के खड़े रहो। एनसीसी कैडेट बराबर औकात उसकी लगती है। वो महकमे में महक डालने के लिए है बस। फरार शब्द नहीं लगता, जैसे वो यादव जी फरार हैं। हाँ, फरार शब्द की भी अपनी एक महिमा है। जैसे बहुत अमेज करता है जब ये किसी मंत्री और विधायक फरार के साथ- साउंड्स लाइक फरारी, हाँ, है ना। फरार में गति है, आप देखिए रा रा रा, एकदम लगता है ध्वनियां काटते हुए कोई निकल गया। जैसे आप सामूहिक कैदियों के फरार होने की खबर सुनते हैं, 27 कैदी फरार, ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसे फ्लैश लाइट से गुजर के एकदम तेजी से दौड़ते हुए गए होंगे? वो एक विजुअल दिमाग में आता है तुरंत, फरार। हाँ, मुझे तो याद आता है कि मतलब जेल की दीवार कैसे तोड़ी गई है, उसमें से लोग भागे हैं। तो फरार में रफ्तार है। और हिंदी में ये बहुत खूबसूरत है कि शब्दों के पास उनके मायनों के अनुरूप उच्चारण है। फरार, फुर्र, फरार, देखिए कितना सब साथ में मिलते हुए। अंग्रेजों ने गाड़ी बनाई फरारी, उसका नाम भी वैसे रख दिया। फुर्र में बस ये लगता है कि जो फरार हो रहा है उसके पंख हैं। फुर्र में वो भी नहीं लगता है। फुर्र में लगता है कि छोटी दूरी तक विस्थापन हुआ है। है ना, आंवला से उड़ी हैं, आम पर बैठ गई। फुर्र में रफ्तार नहीं है, फुर्ती है। हाँ, झट से यहाँ। हाँ, फुर्र से यहाँ से वहाँ, लेकिन विस्थापन तो छोटा है। फरार में तो मतलब जिला बदल है मामला। डिस्प्लेसमेंट कम है उसमें, फुर्र में। फरार में कि 14 महीने से फरार कैदी मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, है ना। तो आप नीमच सोचिए में। कि हाँ, नीमच में। टू मच। ठीक है, तो इस पे किस्सों का इंतजार रहेगा। जो अगला जो विषय है उसमें वैधानिक चेतावनी यही है कि मुंह नहीं बिचकाना है, क्योंकि एक गुमनाम 3 तालिये की ही ये दरखास्त थी कि बस में बैठते ही कुछ लोग उल्टी करके जीना हराम कर देते हैं। और ख़ास तौर से ना बारात की अगर बस जा रही हो बाबा, और उसमें अगर उल्टी अगर किसी को लग जाए, चाहे किसी बच्चे को या किसी वयस्क को या किसी महिला को, तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कपड़े सबके नए होते हैं। और अक्सर और आगे की सीट वाले हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। शीशा खुला ही रहता है, कुछ का शीशा जाम होता है और वो बंद हो भी नहीं सकता। हाँ, मतलब शीशों की नवैयत तो बहुत, रोडवेज एक खुद में एक विषय है, उसके ऊपर हम लोग को कभी बात करनी चाहिए। लेकिन उल्टी का जो कथा सागर है, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो बहुत जेंडर बायस्ड है, महिलाएं ज़्यादा उल्टी करती मिलेंगी आपको, या फिर बच्चे। पर ऐसा क्यों? मोशन सिकनेस महिलाओं को ज़्यादा क्यों? कुछ साइंटिफिक क्योंकि महिलाओं को एक्सपोजर कम है। आप प्रायः पाएंगे कि 3 महीना 6 महीना में एक बार बस चढ़ने वाली कोई चौबे जी की पत्नी जब शहर आने के लिए बस में बैठती हैं, तो गांव पार होने से पहले अभी 1-2 किलोमीटर चला हुआ चाहता है पहिया, और उनकी कै शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको होम सिकनेस बहुत बहुत ज़्यादा है। वो घर में कैद रही हैं, घर में ही रही हैं, बाहर निकली नहीं। मोशन सिकनेस नहीं है, वो होम सिकनेस है। तो उनको तुरंत मितली होने लग जाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरा में खा के निकलना चाहिए,
ये भी एक नियम है। अधिक खा के निकलते हैं इसलिए उल्टी होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कै हुई, बोले हाँ, बोले नहीं कै हुई तब बताते 3। तो एक तो समस्या ये है कि महिलाओं को मितली और उल्टी की शिकायत ज़्यादा रहती है, और उसमें एक बड़ी वजह ये है कि उनके एक्सपोज़र कई तरह से रिस्ट्रिक्टेड रहे। जब तक उन्होंने अपनी चेतना संभाली, जब वो अपने 10-12 साल की उम्र में आई, तब तक उनसे स्कूल जाना छीन लिया गया, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया गया। वो घरों में रहीं, वो बहुत लुका छिपा करके कपड़ा खरीदने के लिए भाइयों के साथ या माँ के साथ बाज़ार गईं। अधिकतर सामान उन्होंने गांव या आसपास के कस्बे के हाट से ही खरीदा, जहां तक वो पैदल जाकर के माँ के साथ झोलिया में सामान लेकर के आ सकती थी। उनके दर्जी, उनके बाल काटने वाली औरतें, उनको तमाम साज श्रृंगार का सामान बेचने वाले जो टहलने वाले लोग होते हैं, अंगूठी, नखूनी, लाली, लिपस्टिक और फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें देने वाले, वो भी गांव-गांव आते थे। वो आपको ध्यान हो तो लकड़ी का फ्रेम, कांच लगा हुआ है और उसमें सामान सजा है, साइकिल के आगे बांधा हुआ है, और उसको लेकर के भोपू बजाता हुआ एक आदमी महिलाओं के श्रृंगार की तमाम सारी चीज़ें, भीम सैनी का काजल, ये सब चीज़ें बेच रहा होता था। तो इस तरह की महिलाओं के साथ ये अक्सर आप पाएंगे कि उनको ये समस्या है। जैसे गांव में अब साइकिल चलाने वाली लड़कियां हैं, लेकिन हम लोग अपने बचपने में याद करते हैं तो लड़कों के पास ही साइकिल है, लड़कों के पास ही मोटरसाइकिल है, लड़के ही या पुरुष ही जीप चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। महिलाओं को स्पीड के साथ में कभी तालमेल बैठाने ही नहीं दिया गया। तो जब वो स्पीड वाली चीज़ में आती हैं, और वहाँ पे केवल स्पीड ही नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और भीड़ के साथ साथ कोई वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या मौसम बहुत प्रतिकूल है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो उस सारी स्थितियों में जो आपको लगता है से गुजर रही है, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से, और आप अक्सर पहाड़ों पे इसीलिए ज़्यादा खा रही है, और आपको यह है कि अब वापस आके ही खाना है या पहुँच के ही खाना है, तो आपने आवाज़ भी लिया है ना कि हचक के 4 परोठा, अचार, बुकनी, हाँ भैया 4 घंटे बाद खाना मिली, कि अब कुछ है नहीं। अरे वहाँ बाजारे में बहुत आग लागी है, इतना महंग मिला सब सामान, बाहर का हम ना खा भैया, हम घर चले रहे, 4 पराठा बांधो लेना है। तो वो दूसरा क्या है, पक्का खा के चलना है क्योंकि बाहर जा रहे हैं। तो ये सारे कारण हमको आपको बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उस महिला पे ये चारों तरफ चौगिरदा, चौतरफा हमला जैसा है। और उसमें फिर वो उल्टी क्या करती है, उल्टी दरअसल शरीर का उल्टी है क्या, वोमिटिंग है क्या। जब भी शरीर स्ट्रेस में है और उसको लग रहा है स्ट्रेस में है, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, डाइजेशन के ऊपर है, और शरीर अपने आप को हल्का करने के लिए उल्टी करता है। उल्टी कोई बीमारी नहीं है, कुछ गलत हुआ है उसके निवारण के लिए उल्टी होती है, कुछ गलत हुआ है उसके निवारण के लिए लूज मोशंस होते हैं। लूज मोशन कोई बीमारी नहीं है, उल्टी कोई बीमारी नहीं है, कुछ सिकनेस से हम लूज मोशन सिकनेस पे तो ये दोनों ही चीजें जो है ना, दरअसल वो शरीर खुद को साफ कर रहा होता है, हल्का कर रहा होता है। उसको लगता है कि मैं ये टू मच हो गया, इसको पचा नहीं पाएंगे, इसको वापस इसको बाहर करो, इनको बाहर भेजो, चलिए बाहर चलिए, जौने रास्ते से जाए, तो जौने रास्ते से जाए। तो ये होता है बच्चों में, मतलब उनके साथ साथ ये प्रवृत्ति है, मतलब आप पाएंगे कि अधिकतर बच्चों में है, पुरुषों में बहुत कम मिलेगा, रेयरली मिलेगा। और उसके कारण मोशन सिकनेस नहीं है, उसके कारण उपार्जित हैं। जैसे आपने हैजा युक्त समोसा खा लिया है, आपने बहुत गर्म लू में तरबूज खा लिया है, आपने जहाँ पे गन्ने का रस पिया था वो पानी बहुत खराब था, आपने पिछली रात शराब पी थी और आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर आ गए हैं, आपने खाना ऐसा खा लिया है जिसमें फर्मेंटेशन शुरू हो चुका था, जो खराब होने लग गया था, जिसमें बैक्टीरिया डेवलप हो चुका था। आपको लगा कि ये ठीक है, लेकिन वो ठीक था नहीं, दरअसल उसका काम शुरू हो चुका था, ऑलरेडी डायलिसिस पे था वो। आलू हल्का खट्टा हो चुका था आपको लगा कि अमचूर पड़ा है आपने खींच दिया उसको, उसका फिर लू हो गया। अरे यार डस्टबिन इधर रख देना जरा खट्टा आलू बहुत ही खराब इमेज है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कै मितली की समस्या रहती है। बारात में उल्टी खुद में एक दृश्य है, क्योंकि होता क्या है कि खिचड़ी, दाल, भात, सिरका, रोटी, सब्जी, ये सब खाने वाले लोग आते हैं दुल्हा के घर दोपहरी में। आते के साथ वो भिश्तियों में रखी सफ़ेद कागज की प्लेटें जिन पे चांद मारी का छापा रहता है, उनके ऊपर रखी हुई 5 मिठाई, दाल मोठ, वो पहले अमासते हैं, फिर शरबत वरबत पीते हैं। तब तक आ जाती है चाय,
और चाय के साथ ठीक ठाक परिवारों में पकौड़ी समोसे का इंतजाम रहता है, कटलेट, इस तरह की चीजें रहती हैं। और वो कटलेट सुबह से ही बन रहा था। सुबह ही बन रहा था, और सुबह जिसने बनाना शुरू किया था वो कल के बचे हुए आलू थे। आलू उबाले गए थे कल ना, उनने कहा ये बच्चे चलो कटलेट बना देते हैं कटाक से, ये माल बचा कटलेट बना दी, कहा हाँ बना दी, ठीक रही यार। हाँ कहा है तुम नया नया माल उतारोगे, पनीर कितना लग जाएगा वो, बाराती 250 बाराती पनीर छानते छानते हालत खराब हो जाएगी। आधा कप चाय पिए हैं, उधर से एक बोल रहा है अरे क्या चाय छोड़िए, कोक पीजिए, कोका कोला। हाँ गरम कोला पी लिया आप, और ये सब होकर के, और फिर उसी में वो कुआं पूजन ये सब हो गया है, तो उसमें कुछ कुछ और मीठा भी चल रहा है। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद में मुंह झुटारन होता है कि खाली पेट नहीं भेजना है। सवेरे से पेल रहे थे, लेकिन अब बस में बैठ लेंगे तो मुंह झुटारन, तो भैया मीठा खा ले, पानी पी लें, तो बैठे फिर अब चली चलाक बेरिया हो गल है ना, बैठल जाए अब। तो फिर वहाँ जब 2 बालूशाही है ना, जिनके ऊपर कितनी ही मक्खियाँ जो हैं वो बैठ करके अपनी लातों से क्या क्या गिरा चुकी हैं, वो 2 बालूशाही भी आपने पेल दी है। और फिर पानी हैंच के, पान दबा करके, बोला 32 काली पत्ती, अंगोछा मारे आप बैठ लिए बस में। अरे बस में जो बैठे सो बैठे, जो पीछे के सीट पे बैठे हैं बियर भी खोल रहे हैं गरम गरम। हाँ 44 टेम्परेचर में बियर जो है खोल रहे हैं। अब आ गए हैं, अब शुरू करो भाई। तो कहे कि अब आग से आग टकराएगी, तो गांव के बाहर निकलते हैं उनका कि सुनो वह चौराहा पे रोक लेना, आगे निकलना नहीं चाहिए, देख लेना व्यवस्था वहीं पे होनी है। अच्छा, कंडक्टर को भी पूरा उसी में उल्लास है। उसको एक बहू कह रहे हैं कि बच्चा हमें पेशाब जाना है, क्या अबे तो चढ़े हो घर से, अबे पेशाब जाना है, बारात लेट हो गई है। और दूसरा लड़का कह रहा है गुरु उठाना है, हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल हम एकदम लगवा देंगे, हम ले भी आएंगे, आप हमको पैसा दे दीजिएगा, हम जाके ले भी आएंगे। मूंगफली लाना है साथ में, नमकीन का क्या है, भुजिया वुजिया सब टाइट धरी हुई एकदम, तो माल ले आना बस। तो ये पूरी व्यवस्था है। अब सोचिए कि इसमें आदमी बारात निकला है, और बारात निकल करके बस 15 किलोमीटर गई है, और बस हो गई है बंद। एक्सल जो है गिर गया है रोड पे खुल के। अब वो एक्सल बन रहा है, एक्सल बनाने के बाद पता लगा स्टार्ट नहीं हो रही है, तो 15-20 बाराती धक्का लगा रहे हैं। और धक्का उक्का लग के खंती हचका पार करते हुए वो बस जब निकली है, तब तक सबकी इतनी बत्ती लग चुकी है कि कुछ कहना नहीं। ये बस निकली है अपने जनवासे पहुंचने के लिए, और जनवासे की दूरी है 85 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चलने के बाद कन्या पक्ष के लोगों की तरफ से मिड डे मील की व्यवस्था है। बारात को बीच में नाश्ता करा दिया जाएगा, बहुत देर से चले हैं भाई, है ना, वहाँ और हैजा लीजिए, फिर समोसा, फिर पकौड़ी, फिर चाय। मतलब बस जो है ना गैस चैम्बर हो चुकी है। लोग कहते हैं जर्मनी में था, आप बारात जा रही बस में बैठ के देखिए, या बारात जब विदाई के बाद लौट रही हो तब उस बस में बैठ के देखिए। जो धक्का लगाए थे ना, अपना शर्ट उतार दिए हैं, कांख ऊपर करते हैं तो पूरा बस गम एकदम लगता है कि कोई दियो मार रहा है। अब ये बस फटा चाहती है। ये बस फटा चाहती है। तो ये सब होते हैं बातें। और ये सोचिए कि आदमी जनवासे पहुंचा है और गले तक भरा हुआ है, लेकिन चैन नहीं है। माया महा ठगिनी हम जानी, सीधे गोलगप्पा के स्टॉल पे पहुंचता है जनवासे में। टिकिया खरी करो थोड़ी ज्यादा, और लाल करो यार, टिकिया बना रहे, टिकिया बना रहे ना, और लाल करो। इधर दे बचा भाई फुचका चालू जो है, 8-10 गोलगप्पा उड़ाए गए, उसका कहे कि फ्रूट चाट भी है गुरु, फ्रूट चाट पे सवेरे से, मतलब आप सोचिए कि ये सब जॉन्डिस के घर हैं ये चीज़ें। हम कहते रहते हैं ना बाहर चटनी मत खाइए, सलाद मत खाइए, फ्रूट सैलेड मत खाइए, इस तरह की चीज़ों से बचिए। फ्रूट चाट बनी है, और वो खा करके ये सब तैयारी हो करके फिर बारात चल रही है। गर्मी में आवासे हुए हैं आप, गर्मी में पड़े हुए हैं, फिर जाते के साथ वहाँ पे फिर आप पेलम पेल शुरू हो जाएंगे। छोटी वाली बर्फ़ी, मखाना, काजू और कॉफ़ी से शुरू करेंगे, उसका जो जो दिख रहा है सब खाएंगे जहाँ पे अगवानी हुई है। ये निरंतर खाने में हो क्या रहा है, पेट को और शरीर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई साहब वही हैं जो 3-4 दिन से घर में पतली दाल, मुतही दाल भात में, है ना, कि ऊपर पीली पीली कुछ चकतियाँ दिख रही हैं चावल पे, और चावल बाकी का लग रहा है कि एक टापू पे है, पानी पीला फैला हुआ है चारों तरफ। एक प्याज का गुटका, 2 हरी मिर्चा लेकर के ये खा रहे हैं। अचानक से क्या हो गया है, तो कहते ना गलत है, सच नहीं है। ये गलत है वहाँ पे, और कहीं गलती से इसके ऊपर आपने कोई देसी द्रव्य ले रखा है, तो उससे क्या होता है ना, प्रेशर बनता है। फिर उल्टी केवल होती नहीं है, उल्टी धार देती है ना। आदमी 6 फीट दूर बैठे आदमी को उल्टी से मार सकता है भाई साहब, ना लाइव चलता है। ये जो क्रोनोलॉजी बताई है ना, सीक्वेंस पूरा,
बहुत सुंदर मोनोलॉग। अरे एक होता है गर्मियों में डकार। ताऊ सबसे ज्यादा उल्टियां किस वजह से होती, मैं एक फल का नाम आपको बता देता हूँ। गर्मियों के मौसम में कटहल पक जाता है, तो कटहल केवल कच्चा नहीं खाया जाता, कटहल तो फल है, पका हुआ तो कटहल है फल और पक के खाया जाता है। हमने उसकी सब्जी बनानी शुरू कर दी और हमको लगा कि पंडितों के मीट का रिप्लेसमेंट है, तो हम उसकी वाह वाह करते हैं। कटहल दरअसल फल है, पीला कटहल, अद्वितीय खुशबू उसकी होती है। कटहल गर्मी के दिनों में बारात के जनवासे में तखत पे ला करके 5 दिव्य कटहल 20 किलो 15 किलो 18 किलो वजन वाले रख दिए जाते हैं। पेड़ से उतारने और लाने की प्रक्रिया में ही वो चटक चुके होते हैं, भभका मार के महक रहे होते हैं। और एक विशेष प्रकार की मक्खी को आमंत्रित हाँ, करते हैं। और चमकीले धधकते हुए नीले और काले के मिश्रण वाली एक बड़े परों और बड़े उदर वाली मक्खी जिसकी मुंडी लाल होती है, वो आके उसके ऊपर बैठती है। सडनली कहीं से आ जाती है वो, सामने आता है कि ये गारंटी। दिखी नहीं थी, कई दिन से आई कहाँ से है। ये लगता है कि नहीं भंवरा है छोटा, अभी बड़ा नहीं हुआ है, उस साइज की होती हैं वो आके उसके ऊपर बैठ लेती हैं। और बस से उतरे हुए लोग जो कोवा चटकाने में लगते हैं ना, कटहल का बीज गपा गप रेशा पहले खींचेंगे दांत से एकदम, है ना, और उसकी जो खुरदुरी बाहरी त्वचा है उसको फेंकेंगे परित्याग के भाव के साथ में, दांत से एक बार उसको खींच के सारे रेशे आ गए, फंस गए, और उसका कोवा बचा, तो कोवा को फोड़ के नखून से ऊपर का एक सख्त खोल उतार के अब वो कोवा चाप रहे हैं। और गर्मी में धधका हुआ ये कटहल पेट को विष बना देता है और लोग ऐसा फवारा मार के उल्टी करते हैं भाई साहब। हमने तो लोगों को साबुत कोवा उगलते हुए देखा है, तो हम उनसे ये पूछते थे कि भैया खाए कैसे थे तुम, कैप्सूल है क्या ये? निकल गए थे, बाहर आ रहा है। मटर वटर तो मैंने भी देखी है। सडनली क्या होता है कि चबाने की प्रथा ना ऐसे समारोहों में चली खत्म हो जाती है। मतलब क्योंकि- चावल साबुत मिलेगा, मटर साबुत मिलेगी, हाय हप्पन आ जाता है ना। हाँ, बहुत कुछ खाना पड़ता भरो। है। दूसरा क्या होता है, सोने की व्यवस्था। जनवासे में एकदम व्हाइट जो हाँ। है गद्दे पे निहायत व्हाइट गद्दे पे निहायत सफेद नील चद्दर। वाला, फ्रेश नील वाला व्हाइट बेडशीट लगा होता है और गोल वाले तकिए होते हैं। सोने का किसी को प्रैक्टिस नहीं होता है। सोए थे दो की जगह पे, अब बाद में आए बहुत सारे, तो वो एक एक में घुसते गए। और फिर क्या हुआ कि आदमी जिस तरह से नॉर्मली सोता उतना खाने के बाद उसको जगह नहीं मिली। अब वो सुबह 3 बजे से, अगर वो 10 बजे 12 बजे सोया है, तो 3-4 बजे से उसको खट्टी डकार आती है। ठीक है, वो दूसरे को देता है। हाँ, वो सिर्फ ये कहने इसमें- को है। इसमें जूते के जुराबों का भी योगदान है। उसमें सिर्फ इतना होता है भाई साहब कि आप उठें और जनवासे के कुएं के उस तरफ जाके खेत के पास मुंह में उंगली डालें और निकाल दें। हाँ, वो आदमी आधा घंटा 45 मिनट 2 घंटा इंतजार बर्दाश्त करता कर लेता है हाँ, इंतजार करेगा कि ठीक हो जाएगा, हाँ थोड़ा ठीक हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। यार सुशील, पानी है, देखो यार पानी है। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चल। और जब भोजन ने डिसीजन ले लिया है कि रहना नहीं है, चले जाना है, तो फिर वो निकल के ही मानेगा। मैं तो चूंकि मुझे करना नहीं आता, मैं बहुत सारे लोगों को एडमायर करता हूँ जो उल्टी बड़े सलीके से करते हैं। मेरे कुछ मित्र भी हैं जो कि तरल सेवन के बाद जब ज्यादा हो गया तो अपना कहते हैं ठीक है 1 मिनट में, और वो जाते हैं बाथरूम से एकदम फ्रेश होके आते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने उल्टी की, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो फार्गो में एक कैरेक्टर था ना। हाँ, फार्गो में उसको खाते के साथ तुरंत उल्टी उसको करता बीमारी था। थी वो वाली ना, खाने के तुरंत बाद। ये खाने के तुरंत बाद बीमारी जा है। करके। हाँ। बहुत जो बुलिमिया के शिकार लोग होते हैं आजकल, ये डाइट भी एक तरह का समझिए, मतलब क्या बोले, अनडाइट बोले, कि लोग खा लेते हैं नहीं, हम लोग तो एक आध लोगों को जानते हैं जो खा करके फिर उल्टी करते फिर उल्टी कर देते हैं। उनको चाहिए नहीं, कुछ फैट नहीं चाहिए, पर मजा बहुत आता है खाने में। स्वाद तो ले लिया, खाते अब जरूर। उसकी क्या जरूरत है? अब क्या जरूरत है, स्वाद के लिए खाते हैं वो। तो मैंने ये देखा है कि मैं जब उल्टी गाये बगाए मुझे भी हो जाती है, मनुष्य हूँ, कुछ खाया उल्टा हो गया, नहीं जमा, तो मैं तो पूरे मोहल्ले को सिर पे उठा लेता हूँ। लगभग सबको मालूम चल जाता है आवाज तेज तेज। कि भाई साहब इनको आई है आज। पर मैं उन लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ जो बहुत सभ्य तरीके से आराम से उल्टियां करते हैं। ताऊ इसमें फर्क है। योगा के टीचर हैं, हम्म, वो आपको नेति या कुछ जल दिया नीति, होती है। हाँ। सूत्र नीति, जल नीति। हाँ, तो जल नीति सिखाते हैं। वो ये भी सिखाते हैं कि आप गर्म पानी, हल्का मतलब गुनगुना पानी पी लें और फिर उसको निकाल दें। जैसे कि इच्छा एक पूरी क्रिया होती है जिसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है।
और सुबह उठ के आपको उसमें गर्म पानी पीना शुरू करना है और उल्टी करनी है। इतना पीना है कि उससे फिर कुछ देर में खुद ही उल्टी हो जाती है। और ऐसे होते होते आप 2-3 बार ये प्रक्रिया करते हैं, आखिर में आपके दूसरे रास्ते भी पानी आ जाता है, आपका पूरा इंटेस्टाइनल लाइन क्लीन हो जाता है। तो मुंह से लेकर के आखिर तक इसको इंटेस्टाइनल क्लिनजिंग में ये चीज़ आती है। 3 से 4 घंटे लगता है और उसका फिर उस दिन आपको कुछ नहीं खाना होता है। 3-4 घंटे ब्रेक लेने के बाद फिर आप बहुत हल्की बेसिक खिचड़ी खाते हैं घी डाल के, ताकि अलाइनमेंट ठीक हो जाए। घी इंटेस्टाइन के अलाइनमेंट में बहुत गुणकारी होता है और कम से कम 24 से 36 घंटे का फिर परहेज होता है। तो बहुत कमाल की प्रक्रिया है। लेकिन ताऊ जो आप कह रहे हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। एक है कि उल्टी जब आप स्वतः करना चाहते हैं वो एक है, और उल्टी जब आप पे आके गिरती है कि मतलब आपको करनी ही पड़ेगी, आपकी इच्छा और पे वो नहीं। वाली अच्छी होती है बाय द वे। मैंने जब भी मेरे साथ हुआ है ये, मैंने ये पाया है कि मैं बहुत डिस्कम्फर्ट में था और रिलैक्स उसके हो ठीक गया। बाद में हाँ, बिल्कुल सुकून रिलैक्स हो हाँ, जाता। बिल्कुल। मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत भयंकर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार जग रहा हूँ, और सडनली एक फीलिंग आती है कि शायद ये निकल आएगा। तो मैं ऑब्वियसली रश करता हूँ, पूरे मोहल्ले को जगा देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे परम शांति मिलती है और मैं बहुत आराम से सोता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ऐसे आ जाती है कभी कभी तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ कि एक हमारे मित्र के यहाँ एक पार्टी थी बाबा, तो वहाँ एक आईपीएस अफसर आए थे। उनके आने से पहले मतलब पार्टी अपने अंजाम तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी। तो एक पार्टी के सदस्य, उस पार्टी में शामिल रहे एक सदस्य रसरंजन करके आउट हो गए थे और वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम गए थे अंग्रेजी टॉयलेट वाली सीट पर, और उसमें उन्होंने उल्टी की। और फिर चूंकि वो खासे नशे में भी थे तो उसी पर वो अपना सर रख के और हाथ टिका के सो भी गए थे। तो वो जनाब आए, बड़े संजीदा आदमी, वो आईपीएस अफसर हैं, लिटरेचर वगैरह भी बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा हुआ है, बड़े और चीज़ों पे अमेज कम होते हैं, ठहरा व्यक्तित्व उस तरह के। वो आए तो हमने कहा भोजन कर लेते हैं, आप हाथ धो लीजिए। तो वो गए वॉशरूम में, हाथ धो के आए। मैंने कहा आप हाथ धो लिया? मैं तौलिया लिया मिल गया? बोले हाँ हाथ तो धो लिया, वहाँ कोई सजदा कर रहा है। जो अक्सर महफिलों में ये होता है बाद में, मैं लेकिन सजदे बहुत करते वो हैं लोग। उन सजदा नशी को मैं बहुत बेहतर इंसान मानता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी एक बड़ी आबादी उल्टी करने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करती है, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि केवल वो उस दिन तकलीफ नहीं देता है, वो अगले 1 हफ्ते तकलीफ देता है। कहाँ कहाँ आपका केवांचा हुआ फंसेगा, कहाँ कहाँ से दुर्गंध देगा, और कई दिन बाद उसको तीलियां डाल के कोई साफ कर रहा होगा। बहुत दर्दनाक है भाई, बहुत। अरे कमोड है भाई साहब, अंग्रेजी सुराही, उसमें फ्लश हो चुका है। ठीक ठाक अगर घर हाइजीन के मामले में सही है और कमोड को सफाई से रखता है तो उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही होगी, और कमोड में ही उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, कभी भी वॉश बेसिन में वॉश उल्टी नहीं बेसिन करनी की चाहिए। उल्टी होस्ट को साफ करनी पड़ती है, ये तो और होता वो बहुत ही बुरी होती है क्योंकि सब कुछ फंसा रहता है। वॉश बेसिन लास्ट जगह है जहां आपको उल्टी करनी चाहिए। और कुछ लोग जो अपने बालकनी से करते हैं वो बहुत ही बुरा करते हैं, और ऐसे लोगों को मैं वार्न करना चाहता हूं कि कृपया ये सोचकर कि मतलब सुबह के 2 बज रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, भाई साहब अपने बाथरूम का यूज करें। भारत में एक कल्चर नहीं है उल्टी को लेकर के जो दुनिया के कई और हिस्सों में है, और वो हम लोगों को सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी लगे कि अब इमरजेंसी है और उल्टी होगी ही, तो आप कोई पॉली बैग तुरंत खोजें, कोशिश करें कि आप उसमें उल्टी करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से उसको मुंह के पास लगा सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप कोई घोड़े हैं जो चना खा रहा है, उसके मुंह में बोरी लटकी हुई है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉमिट बैग्स आते भी हैं। हाँ, और वो आपको फ्लाइट वगैरह में तो मिलते भी हैं वॉमिट बैग। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक का थैला आपके आसपास है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप उसका इस्तेमाल करें और उसको बांध करके रख दें, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में डिस्कार्ड कर दें। ये इसका हाइजीनिक तरीका है। अच्छा, मोशन सिकनेस को रोकने के लिए ना कुछ लोगों ने कुछ तरीके भी बताई हैं। मुझे कभी हुई नहीं तो मुझे मालूम नहीं कि ये काम करता है या नहीं, पर ऐसे आपको हो रहा है और आप गाड़ी में चल रहे हैं तो कोशिश करें कि दूर तक देखने की कोशिश करें, पास ना देखें, जितना दूर हो सके देखें। बहुत दूसरा तेजी ये से कि- भागते हुए दृश्य हमेशा हाँ। चक्कर आने की शिकायत में तब्दील होते हैं और फिर वहीं से उल्टी की कहानी शुरू होती है। दूसरा आंख बंद कर लेना ही है इसीलिए, और तीसरा उसमें है बहुत कारगर नहीं है। अच्छा, क्योंकि आंख बंद कर लेने वाले में क्या होता है, ये कई बार हम लोगों ने सुना कि आंख बंद कर लो उल्टी नहीं होगी, लेकिन उसमें होता क्या है कि क्योंकि आप बहुत स्टेबल मूव नहीं कर रहे हैं,
इसलिए हर खड़खड़ाहट या उतार चढ़ाव उस गाड़ी का आपको उद्वेलित करता है आंख खोलने के लिए, और आप आपने और एक ज्यादा बार जो घबरा के तस्वीर देख खोलते ली हैं। ना, वो कंटिन्यू कर जाती है आंख बंद करने पर, जबकि गाड़ी रुकी भी हुई है लेकिन आपके दिमाग में चल रही है। मन की आंखों से। तीसरा तो है उसमें- मुंह में उसमें सिक्का मजा रख लो। मैंने ये नहीं सुना था कभी, ये अभी 2-4 दिन पहले पता अरे चला। कुछ पान वान खा लीजिए भाई, सिक्का क्या, सौंफ छपाइए। और है कि कार में आप एक नारंगी रख लें, अच्छा, सिट्रस Orange, बहुत फायदा करता हाँ, है। सिट्रस प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही रख दें। एक कुछ आंखों का ना अमेजोन वगैरह पे चश्मा आता है, उसको बोलते ही एंटी मोशन सिकनेस ग्लासेस टाइप का है। उसमें ना चश्मे में कुछ ऐसे जेली वेली भरी होती है, उसके बारे में भी क्लेम यही है कि ये फायदा करता है। वैसे ताऊ पहले मैं देखता था कुछ लोग टेंटापुर में दवाइयाँ बांट दो लेते हैं। चश्मा, देखो कितनी उल्टी होती है लगा के कुछ लोग एक चश्मा। दवाई ले लेते हैं, होम्योपैथी वाली क्या? होम्योपैथिक नहीं, दवा आती है। होम्योपैथी की लोग मैंने टैबलेट लेता टाइप है आती है, उसका नाम ए से शुरू होता है शायद, वो भी ले लेते हैं लोग। वो एंटी एलर्जिक है, पर पता नहीं क्यों लेते हैं, पर उससे मैंने देखा है कि शायद एलिग्रा? उल्टी नहीं आती है, ऐसा कुछ। एंटी एलर्जिक तो वही एलिग्रा है। एविल हाँ, एविल 25, अरे बहुत हाँ। पुरानी दवा है। लेकिन काफी वो होती है, वो हाँ, काफी तेज काफी नींद हिला आती देती है है, उसके बाद। नींद आती है, हिला भी हाँ, देती है, कृपया शिवरिंग भी होती है। मतलब ये जो दवा का नाम हमने हाँ, लिया, इसका इसको खोजने ये की मिलती कोशिश नहीं है। ना करें। किसी से लें भी नहीं, और उसको उसका उपयोग भी ना करें। मोशन सिकनेस की समस्या का एविल की समाधान। बिक्री पे प्रतिबंध लग चुका है, और अच्छी अब बात वो है। बिना प्रेस्क्रिप्शन के उपलब्ध नहीं है, और एविल के बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में। तो अब एंटी एलर्जिक के तौर पे फर्स्ट एविल मिल प्रेफरेंस रही नहीं होती है वो अब वैसे भी। हाँ, अब तो दूसरी उसको एंटी बहुत बाहर एलर्जिक कर ने दिया उसको गया है। रिप्लेस कर दिया है। पर होम्योपैथी ड्रॉप्स यूज करते हुए मैंने लोगों को देखा है। बेस्ट है होम्योपैथी की नक्स दवा, वोमिका बेस्ट है। वगैरह। ड्रॉप्स डालते हैं वैसे। हाँ, क्योंकि अल्कोहलिक आनंद रहता है उसमें, तो इस वजह से भी जो है नहीं होगा। आपको मैं वैसे बताऊं कि पेपरमिंट बहुत फायदा करती है, च्युइंगम बहुत फायदा करता है। अगर आप अपने शरीर को एक ट्रेनिंग देते रहें कि सलाइवा अंदर जा रहा है और सब कुछ फिट है, तो आपका दूसरा क्या है, चबाना हमेशा ध्यान बांटता है। ये जो तीसरी चीज़ आपने कही दूर देखने वाली, ये बहुत कारगर होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो बहुत दूर पे आपको छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, या आप अगर शीशे से बाहर देख पा रहे हैं सामने की तरफ, तो बहुत दूर रास्ता कहाँ पे आसमान में घुल मिल जा रहा है, क्षितिज की तरफ देखने की कोशिश करें। पास की चीज़ों को देखेंगे तो बहुत तेज़ी से भागते हुए दृश्य, उनकी वजह से आता है आपको चक्कर। बॉडी में एक फियर ट्रिगर होता है, और फियर का अंतिम परिणति जो है डाइजेशन के पूरे सिस्टम का डिस्टर्ब होना है, और उसी के कारण आपको मितली उल्टी होती है। वो एक बार मैंने अपने फ्लैटमेट को बोला था, संतरे की जो टॉफी या कंपट बसों में मिला हाँ, करते थे, हाँ। वो बहुत बढ़िया रेमेडी थे मोशन सिकनेस के। 1 रुपए के 8 कंपट आते थे, पहले 20 आते थे, आखिर में 8 याद हैं। अब सुनते हैं कि 5 रुपए की पैकेट आती है वो। लेकिन पहले हमने उसको मतलब 1 रुपए में 20 भी खरीदे हैं। छोटी गोली आती थी पहले, और संतरे के आकार में, उसकी फांक हाँ, की वो तरह। फांक जैसी होती थी। तो उसमें मिठास और वो सिट्रस वाला जो फ्लेवर है, खुशबू का बहुत रोल होता है। पेपरमिंट हो गया, सिट्रस हो गया, इनकी खुशबुओं से मोशन सिकनेस में बहुत निजात मिलता है। मैंने एक बार अपने फ्लैटमेट को बोला कि यार मेरी शर्ट प्रेस करना, बट सामने एक टी शर्ट थी, सामने की तरफ उस पर प्रिंट था, तो उन्होंने कहा उल्टी करके प्रेस करना। तो बोलता है अभी आ नहीं रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 तरह के उल्टी करने वालों को मैं एडमायर करता हूँ। एक तो मैंने बता ही दिया, जो बड़े शांति से कर लेते हैं। हाँ, हम एक जो बहुत शांति से नहीं करते, शाम को 6 बजे करीब टीवी पे आते हैं। प्रवक्ता बोला जाता है उनको, बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के। तो शाम में उनका साम्राज्य रहता है, और क्या उल्टियां करते हैं वो। विश्वमन। अच्छा, वमन जो बोला जाता है, वमन तो उल्टी है हाँ हाँ, हाँ, ना? जो एयरक्राफ्ट में जो थैली होती है, उगलना। हाँ, उसको वमन थैली उसको बोलते हैं। वमन थैली बोलते हैं। करेक्ट, अभी याद है आया। ना। तो ईरान में लोग जो है वमन ईरानी कहलाते होंगे। वन ईरानी वमन। तो इस पर तो बिलाशक वमन की बात हो गई, हाँ, अब आगे अमन की बात करते हैं। चिट्ठियाँ बताइए, भेजिएगा। इस पर आपके पास बहुत किस्से होंगे 3 तालियों के पास, radio@aajtak.com पर। और जो चिट्ठियाँ इस हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते की आई हैं न्योता वाले श्रोता, मैं वो उनको मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। इसमें भी सारी चिट्ठियाँ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अब चिट्ठियों की संख्या बढ़ गई हैं, पर छोड़ेंगे कोई सी नहीं, एक एक करके लेते रहेंगे। तो जो इस हफ्ते की कुछ रह जाएंगी उनको अगले हफ्ते शामिल कर लेंगे। डॉक्टर आनंद की एक टिप्पणी है, विदेशी पत्रकार जब काबुल के आसपास के गांवों में सवाल पूछते हैं कि किस देश के हो, तो उन्हें नहीं पता,
वहाँ 95% लोग निरक्षर हैं, लेकिन वो अनपढ़ होते हुए भी अपने आप को सबसे बेहतर धर्म के फॉलोअर मानते हैं, क्योंकि पढ़ना कोई राष्ट्रीयता की या धर्म की मूलभूत ज़रूरत नहीं है उसके पालन की। कमाने और जीने के लिए अफ़गान लोग बंदूक, घोड़े और हाथ के हुनर को पढ़ाई से ज़्यादा तरजीह देते हैं। पढ़ाई को वो सर्वाइवल स्किल नहीं मानते, जबकि भारत में पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत दी गई है। पढ़ लिख के सब कलेक्टर बनना चाहते हैं, भले ही आवाज़ करते दरवाजे या टपकते नल को सुधारने की स्किल ना हो। प्रोफेशन के इतर पढ़ाई लिखाई एक मनोरंजन ही है। वाह। एक छोटी सी टिप्पणी अभिषेक शाही की आई है। ताऊ की पल भर में सबॉर्डिनेट्स की छुट्टी मंजूर करने की कहानी बहुत डीप थी। मुझे अब जाकर समझ में आया कि मेरे एक एक्स बॉस हर एम्प्लॉय को बिना बहस किए छुट्टी क्यों दे देते थे। हम लोग समझते थे कि यार सर कितने औसम है, देवता आदमी है, बट थिंग्स वर डिफरेंट। गुंजन की चिट्ठी आई है दुमका झारखंड से। बाबा के डिटेलिंग को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो कई लघु यादों का एक समुच्चय है। बाबा मकान बनाने के लिए अभी अभी गिराए गए रेत के ढेर पर बैठकर ऊपर से खोदते हुए ज़मीन तक या ढेर की एक तरफ से दूसरी तरफ तक अंदर ही अंदर पहुंच जाते हैं। वो कभी ज़मीन खोदकर उसके भीतर ही नहीं, अनंत विस्तार में नहीं जाते। बाबा की डिटेलिंग में एक ही कथा नहीं होती, वहाँ कई उपकथाएं होती हैं, और कई उपकथाओं को मिलाकर बाबा एक बड़ी कहानी कहने का एक भरम बुन लेते हैं। बहुत सारी कथाएं बोलते नहीं है बाबा, जो कि समय कम होता है। हाँ, मैंने बहुत कुछ तो मैं बता ही नहीं पाता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने बहुत सही पकड़ लिया है। मसला ये है कि बचपन से बहुत बाद की उम्र तक और अभी भी खाली पड़े रेतीले किनारों पर मेरी एक आदत में शुमार चीज़ रही कि घर पे या किसी और के घर पे अगर बाहर मोरंग बालू पड़ी है, ट्रक ट्राली से गिराई गई, तो उसमें तमाम तरह की गुफाएं, इंटरकनेक्टेड गुफाएं, आर पार का रास्ता, और इसमें हम बड़े दक्ष थे। मतलब लोगों की क्लास लगाते थे कि कैसे इसको करना है। तुम बनाते हो गिर जाता है, ये देखो डबल स्टोरी बना दिया है, क्या रेत के टीले में डबल स्टोरी। तो मोरंग से बड़े पत्थर चुन के उनको कार घोषित करना, उनको उस रेत पे चलाना, और रेत में ये सारी गुफाएं, मतलब ही मैन का पूरा कंस्ट्रक्ट वहाँ पे। ये मेरा बहुत प्रिय खेल रहा है, मैं इसको बहुत मिस करता हूँ। सिर्फ बेसिकली जो मेटाफर बनाया, वो सही चित्र बनाया, वो सचमुच में भी हुआ लगता है। हुआ पाया गया। हमने ऐसा करने का काम किया है। अक्षत सिंह की गोरखपुर उत्तर प्रदेश से चिट्ठी है। सरदार बाबा और ताऊ को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप तीनों को 3 ताल के रूप में कूलनेस का एक नया ट्रेंड सेट करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक 20 साल का लड़का हूँ जिसे अपने दोस्तों के बीच स्टार वॉर्स और MCU की फिल्में न पसंद आने के कारण बहुत फोमो होता था। पर जब से मैंने 3 ताल सुनना शुरू किया है, तब से मैं इस फोमो को मीलों पीछे छोड़ आया हूँ, और बहुत चौड़ में मैं ये सबसे कहता फिरता हूँ कि 3 ताल इज़ द कूलेस्ट थिंग ऑन द इंटरनेट। ये तो हुई मेरी बात, अब आपकी। 95वें एपिसोड में जब एक चिट्ठी को एड्रेस करते समय ताऊ ने ये बोला कि डिप्रेशन मनुष्य का आइडियल स्टेट होता है, तो ऐसा लगा मानो सिर किसी बहुत बड़े घंटे से जा टकराया हो, और टकराते ही सारे ज्ञान चक्षु खुल गए हों। मन में आया कि इंटेलेक्चुअलता की इस सीढ़ी पर कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा चीज़ों को इस तरह देखने के लिए। पैसों पर आप तीनों की चर्चा के आखिरी भाग में ताऊ ने ये बात कही कि पैसे को पैसा ही रहने दें, बहुत कीमती न बना दें। मैंने अक्सर ये बात अलग अलग जगहों पर सुनी है, और उन सब जगहों में एक बात समान थी कि ये बात कहने वाला व्यक्ति अत्यधिक धनवान होता था। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ताऊ के पास इफरात पैसे हैं, कृपया करके अन्यथा ना लें। मैं सिर्फ ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली एक अमीर व्यक्ति के लिए पैसा बड़ी बात नहीं है, परंतु किसी गरीब या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर समय हो तो कभी इस पर अवश्य चर्चा करें। शेष अगली चिट्ठी में। आप तीनों को मेरा जय हो। जरूर अक्षत भाई, इस पे चर्चा होगी। हालांकि पैसे पे चर्चा जो है, पैसे के पीछे पूरी दुनिया पागल है, और हमने बहुत जल्दी में उसको निपटा दिया था, तो कभी बिल्कुल करेंगे, इसको जरूर टच करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम सबको परेशान भी करती है, आनंद भी देती है,
निराश भी करती है और संत भी बनाती है। बिल्कुल, एक दिन पैसे को लेके आएंगे हम लोग, ठीक वहीं से जहां से पैसा आया लोगों के बीच, जब पहली बार आया पैसा, जब पहली बार मुद्रा का ज्ञान भान हुआ, जब पहली बार मुद्रा के बारे में सोचा गया, और उस रूपरेखा से इकोनॉमिक्स की सबसे कठिनतम धारणाओं तक तमाम वर्गों को लांघते हुए, तमाम समुंदरों को पार करते हुए पैसा कहाँ कहाँ गया है, किस किस का हुआ है और अब क्या हुआ चाहता है, ये सब बताएंगे गुरु। धैर्य रखिए, आने दीजिए। अगली चिट्ठी राम जी ओझा बिहिया बिहार से। आज तक रेडियो के गजब के सितारे कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों से तीन ताल आज तक रेडियो पर सुनता आ रहा हूँ, पर अब मन आप तीन तालियों से जुड़ने का हुआ तो बस लिखने बैठ गया। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं मूल रूप से बिहार के ज़िला भोजपुर का रहने वाला हूं। जिस जगह मेरा निवास स्थान है उसका नाम बिहिया है, जो आरा से 24 किलोमीटर पश्चिम में है। मेरा शहर मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित है। मैं भी एक व्यापारी परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा नाम रामजी ओझा है। मैं BA स्नातक विज्ञान से किया हूं और मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं। इन 72 साल की अपनी उम्र में 60 साल में व्यापार में रहा। अब व्यापार से संन्यास ले चुका हूं और पूरी तरह स्वतंत्र। बच्चे बड़े होकर अपने काम में लगे हैं। एक लेख में मैंने फिल्म कलाकार आशुतोष राणा का आप बीती कुछ संस्मरण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की थीं कि किस तरह अंग्रेजी स्कूलों में संस्कार बदल जाते हैं। मैं उनके इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता। विस्तार में न जाकर बस इतना कहूँगा कि अगर पिता बच्चों में एक अच्छा संस्कार डाले तो स्कूल तो वो मंदिर है जो हमारे संस्कार कैसे बदल सकता है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरे बच्चे दार्जिलिंग के इंग्लिश मीडियम स्कूल के ही प्रोजेक्ट हैं, पर मेरा दिया संस्कार कभी वहाँ के प्रभाव से प्रभावित ना हुआ। कालांतर में बच्चे को IIT करने के बाद US भेजा, पर वहाँ भी हमारे संस्कार जिंदा हैं। जब खुद US गए तो अपने बिहार का लिट्टी चोखा का रसा स्वादन वहाँ के लोगों को भी कराया। हम भी खुश, वे भी खुश। ये सब मैं इसलिए लिखा क्योंकि आप तीनों का भारतीय संस्कार से जुड़ाव देखकर मन प्रसन्न हो गया। एक विनम्र सुझाव है, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही, पर जब आप लोग अपने को तीन तालिये कहते हैं तो इसमें कुछ कुछ अभद्रता झलकती है, पर यूं भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। बस यूं ही अब लगातार आप लोगों से जुड़ने की तमन्ना के साथ पत्र समाप्त करता हूँ। आगे अमेरिका के अपने कुछ संस्मरण लिखूंगा। तब तक राम राम, आपका रामजी ओझा बिहिया। ये 72 साल के हैं। इसके पिछली वाली चिट्ठी 20 साल के एक युवक ने लिखी। रेंज बहुत बढ़िया है। और हम यही कहेंगे, आप हम लोग से आयु, अवस्था, अनुभव सब में बहुत श्रेष्ठ हैं। भाषा दो तरह से बरती जाती है और उसका अगर मैं उदाहरण दूं तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये तीन ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज शास्त्रीय का दिन नहीं है, आज सोहर का दिन है। तो देशज और संभ्रांत भाषा दो रूपों में बरती जाती है। कई बार देशज शब्द संभ्रांत कुनबे से थोड़े से उच्छृंखल दिखते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। उनकी अपनी पटुता है, उनकी अपनी मिठास है, उनका अपना सौंदर्य है। तीन तालिये उतना ही देशज है जितने हम देशज हैं। तो तीन तालिये में आप इसे थोड़ा सा दृष्टि अगर बदल के देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। तीन तालिये होना दरअसल एक समेकित प्रतिध्वनि का शब्द है, जिसमें आप, मैं, हम तीन और कोई और सब एक जैसा महसूस करते हैं। ये पंडे जैसा शब्द नहीं है, ये पाखंडी जैसा शब्द नहीं है, ये प्रसाद जैसा शब्द नहीं है। ये शब्द एक अलग ज्यामिति का शब्द है और आप इसको, इसके सौंदर्य को समझना चाहते हैं तो मेले में 5 रुपए की बिकने वाली मिट्टी की जीप के बारे में सोचिएगा, जो गुलाबी हरे रंग से रंगी जाती है। एक बच्चा उसके आगे एक डोर बांधता है और गांव की सबसे खुरदुरी सड़क पे उसको खींचता हुआ चलता है। तीन तालिये उतना ही मीठा देशज शब्द है। बाबा, यू गॉट मी एट समेकित प्रतिध्वनि। और मुझे उस जीप में स्टीयरिंग के आ जाने का आभास है। हाँ, पहले जो नहीं होती थी, जो नहीं होती थी उस जीप में ना, एकदम पतली स्टीयरिंग भी आ गई और पहिए भी जो मूव करते थे चलाने पर। तो रामजी ओझा जी, लिखिए, आपकी चिट्ठी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। अगली चिट्ठी, सारा परिचय चिट्ठी में है। हमारा नाम देवराज है, हमारी उम्र 19 वर्ष है।
फिर से एक नौजवान की चिट्ठी। हम वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल हम DU से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। बचपन से ही कला में रुझान था, तो स्कूल के नाटकों की स्क्रिप्ट और निर्देशन की प्रक्रिया में भाग लेते थे। उसी दौरान हमने NSD की ग्रीष्मकालीन वर्कशॉप में शामिल होना ठीक समझा। वो वर्कशॉप हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि वहाँ हमने जाना कि कला का दैनिक जीवन में कितना योगदान है। साथ ही हम एक IT कंपनी में रिसर्च एग्जीक्यूटिव हैं और वहाँ से आई आमदनी को हम अपने नाटक देखने में, कवियों और शायरी को सुनने में पसंद करते हैं। हम ताऊ से काफ़ी रिलेट करते हैं। जब कभी हम तीन ताल सुन रहे होते हैं तो ख़ुद को बड़े असमंजस में पाते हैं। ताऊ ज़्यादातर वही जवाब रखते हैं जो शायद हम देते। वैसे ही खाने को लेकर उनकी उदासीनता या फिर इस्लामोफोबिया पर उनका टेक, वैसे वो खाने को लेकर उदासीन नहीं है भाई। हमने जब पहली बार तीन ताल सुना था तब हमने सोच लिया था कि हम ख़त लिखेंगे, पर फैसला नहीं ले पा रहे थे कि ख़त में क्या लिखेंगे। हमने लगभग हर एक एपिसोड सुन रखा है और चूंकि ये हमारा पहला ख़त है और ये निर्णय लेना काफ़ी कठिन था, निष्कर्ष ये है कि हम इस ख़त में खुद को तीन तालियों के सामने रखेंगे। मूल रूप से हम एक सिख परिवार से आते हैं, लेकिन धर्म को लेकर थोड़े भटके हुए हैं। आप सभी को तीन ताल के 100वें एपिसोड के लिए पहले से बधाई और हर एक तीन तालिये के लिए बहुत सारा प्रेम। आशा करता हूं कि मैं आप सभी से मिल पाऊंगा। और कुलदीप भैया, हम तीन ताल स्पॉटिफाई पर सुनते हैं। दिल्ली चैप्टर से देव। बहुत सही, क्या बात है देव। बहुत बढ़िया, इन्होंने चैप्टर यूज किया। चैप्टर यूज, बहुत बढ़िया। और अच्छी बात यह है कि देखिए, लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि देख रहे हो विनोद, बता नहीं रहे हैं। इन्होंने उलाहना देने के बजाय बधाई भेज दी। हाँ, बधाई दे दी। मुझे लगता है पत्र के माध्यम से अग्रिम बधाई वाले देव बाबू पहले देव हैं। हाँ। और वो इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे लिए हिंदी में उन्होंने चिट्ठी लिखी है, यही बड़ी बात है। बहुत अच्छा। अगली चिट्ठी जो आई है वो अंग्रेजी में आई है। विनोद चक्रवर्ती हैं शिकागो से। उन्होंने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है, मैं हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहा हूँ उसका। गुड मॉर्निंग, जय हो। मेरा नाम विनोद चक्रवर्ती है। मूलतः कोलकाता से हूँ, लेकिन अमेरिका के शिकागो शहर में रहता हूँ। चिट्ठी पहली बार लिख रहा हूँ। ताऊ, बाबा और सरदार को प्रणाम। चूँकि मैं कोलकाता से हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और लिखने में हाथ भी तंग है, फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आशा है कि इस वजह से मेरी चिट्ठी छोड़ी नहीं जाएगी। पेशे से मैं एक कमर्शियल ट्रक ड्राइवर हूँ, इसलिए हर हफ्ते पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर अमेरिका घूमना होता है। लेकिन हर हफ्ते का रास्ता अलग होता है। जब लगभग 2 बजे सुबह मैं ड्राइविंग शुरू कर रहा होता हूँ तो ज़्यादातर हाईवे खाली होते हैं। हर दिन मेरी लोकेशन अलग होती है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। मेरा ट्रक और आपका तीन ताल। वाह। ईमानदारी से कहूँ तो इसके चलते मेरी हिंदी भी अच्छी हो रही है। एक हफ्ते के बाद जब वीकेंड पर 2 या 3 दिन के लिए घर जाता हूँ तो उस समय तीन ताल सुनना नहीं हो पाता है। कभी कभी ये गैप खलता है। जब अनुभव की बात आती है तो बाबा कमाल के हैं। ताऊ शार्क टैंक्स के अश्नीर ग्रोवर की तरह हैं, अप्रोप्रिएट और लॉजिकल। सरदार की आवाज़ और बोलने का तरीका लाजवाब है। पहला पत्र है तो इसे छोटा रखने की कोशिश है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। विनोद चक्रवर्ती, शिकागो से। अभी बाबा जो है वो पंचायत वाले विनोद की बात कर रहे थे। हाँ। ठीक बात। विनोद भाई का पत्र आया। और चक्रवर्ती शिकागो जो है, और बंगाल के बीच में एक वातायन है तीन ताल, जिससे आप हिंदी सीख रहे हैं। आपने कहा, हमको तो यही कमाल लग रहा है कि हाँ, तीन ताल हिंदी आती है इनको, बढ़िया हो कर रहे हैं। हाँ। या खराब कर रहे हैं हमारी संगत में। हाँ, मुझे वही लगा कि मतलब तीन ताल को अभी तक ये श्रेष्ठता वाला तमगा हासिल था नहीं कि हम हिंदी सिखा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो हिंदी को किसी एक सांचे का रहने नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये सबकी हिंदी है, हमारी हाँ। हिंदी तो। पर मुझे इस बात की खुशी है कि ट्रक चलाना अपनी ड्राइव में, वो हाईवे में और अमेरिका के हाईवे में खाली सड़क पर, तब हम उनके साथ होते हैं, आवाज़ ही सही पर उनके साथ होते हैं और उनका मनोरंजन कर पाते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या बात है। और मैं अभी कल्पना कर पा रहा हूँ कि उनके ट्रक में जो ट्रक का कॉकपिट है वो ऐसा है जहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं और ट्रक चल रहा है। अरे वाह। विनोद भाई, अगली बार चिट्ठी लिखें, कोशिश करिएगा चिट्ठी के साथ एक तस्वीर भी ट्रक के भीतर की अपने साथ एक सेल्फी भेजिएगा। जरूर भेजें। अगली चिट्ठी जो एक हैंड रिटन चिट्ठी है, मेरे हाथ में है वो, और हाथ की राइटिंग उसमें समझ में आ रही है। और नाम इसमें आपको अंदर ही मिलेगा, क्योंकि असली नाम इन्होंने बताया नहीं।
आप तीनों का आभार। तीन ताल सुनते हुए 6-7 महीने हो गए हैं। याद नहीं है किस एपिसोड से शुरू किया था और कौन से बचे खुचे हैं। वक्त मिलते ही तीन ताल की सवारी कर लेते हैं बस, और ये बैलगाड़ी सी लगे है मुझे। सरदार जी पहिए की चाल को ऐंठ पैंठ किए हैं, हाथ में डोर लिए टिटकारी मारते हैं। इन्होंने लिखा है कि तालू से निकालिएगा आवाज, ब्रैकेट में लिखा है तालू वाली आवाज। बहुत खूबसूरत। ताऊ जी के पास है डंटा पहना, जिसमें छुटकू घंटी के फुदने लगे हैं। सपाक लगे है मधुर मुलायम चोट, सट सट टुन टुन। बाबा जी हैं गुड़ सत्तू घी लोई का कलौआ। संगे है भुना कड़क मिर्चा, पिघला और सुलगा दे है जीभ को, थके ना ऊह आह करते। हम बांस की चाली पे लादते गए मौसमी चर्चे तरह तरह के, और ये बैल इन्हें बरत गए ढुलकते हुए स्लो पेस में। कविता जैसा लिखा है, कविता ही है। इस सफर में हमने बहुत कुछ देखा जाना है। जंगल के जनावर, इन्होंने जनावर ही लिखा है, गांव गोतिया की गुंडई, शहर की शोर शरारतें, पहाड़ से फोंके और हरियाली की लेप। आपके तजुर्बे, ताल्लुक और तरफदारी ऐसे हैं जैसे चुन्ना खैनी, थूक पान, गंध इलायची, क्या बात, लौंग क्या बात। कसेली, बीड़ी फूंक, गोबर दूभी। गप शरक्कों में मेले सर्कस सी चहल पहल, भांति भांति विषयों से दीन दुनिया का वास्ता और गुदगुदाने या गंभीर करने वाले पहलू उनके। हम पटना के बाढ़ प्रखंड से हैं। बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा और बढ़ैया, ये सब मौसेरे बदनाम चोर हैं। खैर, हिंदी से वास्ता इंटरमीडिएट 2008 के बाद से छूटना शुरू हुआ और 2015-16 से हिंदी कंजम्पशन ही ख़त्म हो गया। ना हिंदी समाचार, ना ही बॉलीवुड। एक टाइम पे कोई पन्ना हो या नॉवेल हिंदी लिखा तो मैं उसे पढ़ लेता था तभी के तभी। वापस अब हिंदी पढ़ने पे फोकस रहेगा। आगे के चिट्ठी पत्री में और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल नामकरण तो कर लेता हूँ। काफ़ी साथी लोग नाम बदल के स्वैग वाला नाम रखते हैं, जैसे मर्द तांगे वाला, ब्रूस वेन, एक्सीडेंटल बैंकर, नॉरिंगटन भैया। अच्छा लगा तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी। आप हमें बन मुर्गा पुकारिए। क्या बात। नाइस। खैर, एक वाकया। जब हम कॉलेज में थे हरिद्वार के गुरुकुल में, कॉलेज कोएड नहीं था और हम पहली बार शहर आए थे। कुछ सीनियर्स को गाली सुनाते देखा, उनकी इज्जत भा गई हमें। अच्छा लगा, हमने सोचा क्यों ना हम भी। तो जुबान से गालियां छनछल के निकलने लगी। सेकेंड ईयर से हॉस्टल अवेलेबल नहीं था तो हम 5-6 दोस्तों ने बाहर में रूम रेंट पे लिया। एक रात किसी के बर्थडे पे हुआ जो होता है खेल। अगले दिन मकान मालकिन सीढ़ियों के पास मिल गई। उन्होंने बस इतना बोला कि बेटा दारू पियो, हो हल्ला कियो, ठीक है, मगर इतनी गंदी गंदी गालियां। हम भी मुस्कुरा दिए, बोले आंटी जी पहले हमारे फ्रेंड ने दी गाली। अच्छा लगा, हमने सोचा क्यों नहीं हम भी। अच्छा लगता है तीन ताल सुन के, यादों की बारात लाता है हर हफ्ते। कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय छठी मैया, बन मुर्गा। क्या अरे बात। भैया क्या लिखते हैं। क्या बात। तो विनोद बनराकस बोलते थे। हाँ, मुझे लगता है कि बन मुर्गा भाई की जो लिखने की जो शैली है जबरदस्त। शब्द इनके पास बड़े शब्द और जबरदस्त है ध्वनियाँ। और मैं- पॉजेज हैं। मैं ये करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सभी चिट्ठियाँ सुंदर होती हैं, लेकिन ये चिट्ठी मेरी तीन ताल की अब तक की सबसे प्रिय चिट्ठी ओह है। माय गॉड, क्योंकि भाषा को लेकर के जैसे इन्होंने खेला है वाह। वो कमाल है। और ये दरअसल कविता ही है, ये नई कविता की शैली में लिखा गया गद्य है। बनमुर्गा भाई, अब आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। अनीश तिवारी, मिकी चौधरी, आप लोगों पे दबाव बढ़ता जा रहा है। नहीं, खास करके प्रतीक दास, जो इन्होंने नहीं लिखा, हाँ हम भी, हाँ बस। हाँ जो रिक्तता में अनुनाद है, हाँ, उसी में सब रेजोनेंस। कुछ। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर चिट्ठी। ये एक जबरदस्त बात है तीन ताल में। सुनने वाले तो हमारे बहुत अच्छे हैं, इस बात का गर्व हमें शुरू से आरंभ से रहा है। सुनने वाले इतना बढ़िया लिखते हैं, एक से एक चिट्ठियां पढ़ के आदमी गदगद हो जाए। तो अगर हमारा 1% भी रोल है कहीं कि वो हिंदी में लिखें, और विनोद भाई ने तो इंग्लिश में लिखा था, पर अगर हम हिंदी को, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी 2008 के बाद हिंदी का कंजम्पशन खत्म हो गया,
अगर हिंदी का कंजम्पशन फिर से शुरू करने में हमारा कुछ योगदान हो और आपको इतनी प्रेरणा मिल जाए कि आप हाथ से लिख बैठे एक पन्ना, वो हमारे लिए इससे बड़ा कोई इनाम अवार्ड नहीं है। पारितोषित है वो सबसे बड़ा। और हम जो चाहते थे 3 ताल से अर्जित करना कि एक ऐसे समाज में जो कुंठाओं, क्रोध और निराशाओं का घर बन चुका है, उसमें हम उत्प्रेरक की भूमिका में हों, वी द कैटलिस्ट, नॉट कैपिटलिस्ट। तो वो कैटलिस्ट की भूमिका हम निभा पा रहे हैं। आप शिकागो में रह करके हिंदी के प्रति वापस से रुचि पैदा कर पा रहे हैं। आप 2008 से पल्ला झाड़ने के बाद में वापस से हिंदी में कुछ लिख रहे हैं और वो इतना खूबसूरत है कि आपसे ईर्ष्या भी हो और प्रेम भी। आप कलकत्ता में रहते हैं या गुजराती हैं और आप हमें चिट्ठियां भेज रहे हैं लगातार हिंदी में लिख के, सधी सुलझी। आप जम्मू के बच्चों की पाठशाला में बैठ करके कोई एक पत्र लिख रहे हैं, या हैदराबाद के किसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते बरतते हुए आप 3 ताल सुन रही हैं या सुन रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। मुझे लगता है कि 3 ताल करने के पीछे का जो पूरा का पूरा प्रयास है, उसका इससे बढ़िया, इससे सुंदर प्रतिफल नहीं हो सकता है कि एक भाषा, एक भाव और एक अभिव्यक्ति सब में एक जैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु इस तरह के पत्र लिखने के लिए, और आप लिखते रहें। ईमानदारी की बात यह है कि सारे पत्र सुंदर होते हैं। कभी कोई पत्र माँ लिखती है और कभी कोई पत्र पिता लिखता है। पिता का वाक्य विन्यास और पत्र का गठन माँ के वाक्य विन्यासों और शब्दों से इतर होता है। पत्र सारे सुंदर होते हैं, लेकिन शिल्प, शब्द और भाषा की दृष्टि से ये मेरा सबसे प्रिय पत्र है। वाह, मैं बन मुर्गा की फोटो आज गूगल करने वाला हूँ, कैसा दिखता है। लिखते रहिएगा भाई, बहुत सुंदर चिट्ठी। और अब सूचना 3 तालियों के लिए। ताऊ आप बताएंगे। आ गई वो घड़ी, वो घड़ी आ गई, आ गई। हाजरीन हाजरीन हाजरीन, बताइए ताऊ। 100वें एपिसोड की लाइव रिकॉर्डिंग हम 3 ताल के सुनने वालों के साथ करना चाहते हैं, और सबको आज यह एक मौखिक आमंत्रण है कि वे 10 सितंबर सुबह 11 से 7 सुबह 11 से 7 शनिवार का दिन है, हमारे नोएडा स्थित कार्यालय में आ जाएं। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली में ही है कहिए, और फिर हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार बैठे मिलेंगे और आपके साथ 3 ताल करेंगे। मतलब आपके सामने बैठकर रिकॉर्डिंग होगी और उसमें जो सवाल जवाब, आपकी टिप्पणियां, चिट्ठियां, वो लाइव एकदम आमने सामने होगा, एक लाइव इंटरेक्शन जैसा। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, अगर किसी को वो लोकेशन वाला वो हो तो अगर आप ये लिखेंगे गूगल पर, आज तक का दफ्तर भी है, आज तक फिल्म सिटी नोएडा सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। फिर और भी 11 से 7 का जो समय बताया है ना भैया, इसको आप बारात हमारे निवास स्थान से 11 बजे प्रस्थान करेगी वो वाला मत समझिएगा, क्योंकि आपको पता होता है कि 2 से पहले तो कोई जाएगा नहीं। हाँ, वो नहीं होने और वाला है। आखिरी गाड़ी 3 साढ़े 3 बजे छूटेगी। इसमें कई कार्यक्रम है इसलिए लंबा है, रिकॉर्डिंग इतनी लंबी नहीं है। आएंगे आप, रिकॉर्डिंग कुल जमा 3 घंटे की है। भोजन बाकी के समय में कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और कार्यक्रम भी हैं, कुछ और इंटरेक्शन के सत्र रखे गए हैं, बातचीत के सत्र हैं, और समय का आपको ध्यान रखना होगा। निमंत्रण सबको है, सबको इंसिस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सबसे अनुरोध कर रहे हैं हम तीनों कि यदि संभव हो, परिस्थितियां अनुकूल हों, कोई बहुत आवश्यक काम नहीं हो और मिलने की इच्छा हो तो पधारें ज़रूर। आपकी चरण रज हमारे प्रांगणों तक आएगी, हमको ये आनंद देगा। आप यहाँ आएंगे तो हम भी आपके शहर में अगली बार आएंगे। हाँ। ये भी एक प्रॉमिस है, चैप्टर वाला। हाँ, लेकिन देखिएगा कि बुधवार को जब हम लोग बेबाक बुधवार करते हैं तो 9 बजे से 1-2 मिनट इधर उधर शुरू तो कर ही देते हैं। जो हमारा तो प्लान है कि हम अपना टाइम पे शुरू कर देंगे। अब आप पे है जिम्मेदारी कि आप जब आएंगे तो 11 बजे आ जाइएगा तो बहुत मजा आएगा, 11 के थोड़ा पहले आ जाइएगा तो और भी मजा आएगा। हाँ। और उसमें 3 तालियों के ग्रुप का नंबर अभी कुलदीप हर बार बताते ही हैं, हर एपिसोड के पुछल्ले में वो नंबर होता है, और अभी फिर से बताएंगे कार्यक्रम जब अंत की तरफ जाएगा तो उस नंबर पे अगर आप अपने आने की प्रतिपुष्टि कर देंगे कुलदीप बाबू को, हम लोगों को,
तो वो बहुत श्रेयस्कर रहेगा। उससे आपकी प्रतीक्षा और आपके लिए व्यवस्था दोनों में हमें मदद मिलेगी। हाँ, तो वो लिस्ट एक ऑलरेडी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग हमें बता चुके हैं कि हम आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है या जिन्होंने कहा है कि अभी 50-50 है, वो कंफर्म कर दे जब भी उनका जैसा भी हो। और बाहर के लोगों से लगातार हमारे प्रोड्यूसर साहब शुभम तिवारी संपर्क में थे, जो दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं। पर दिल्ली एनसीआर वालों से अब तक उस तरह से शायद हमने बात नहीं की थी, क्योंकि उन लोगों को टिकट्स और उस तरह की चीज़ें नहीं करानी थी। तो अब से वे लोग भी सक्रिय हों और अपने नाम हमें भेज दें। सिर्फ नाम भेज देंगे, बता देंगे कि आप आ रहे हैं, तो एक हमें पता चल जाएगा कि इतने लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्था होगी। बताने का तरीका ये है कि आप वही जो 9953323303 इस नंबर पर आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप मैसेज कर दें मैं भी 3 तालियां। तो जो 3 तालियों का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप अभी उसमें शामिल नहीं हैं तो उसमें जोड़ लेंगे। अगर आप उस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते हैं पर आप बताना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर दीजिए radio@aajtak.com पर, जिस पर आप बाकी सभी चिट्ठियां भेजते हैं। और आज के एपिसोड पर जो भी आपकी राय है, जो चिट्ठियां हैं, वो सतत जैसे जारी रहता है, वो चिट्ठियां भेजते रहिएगा। अब हमारा इंतजार शुरू हो गया। 98वां अगला एपिसोड होगा, फिर 99 है और फिर तीसरा है। 3 ही हफ्ते हैं। होपफुली आप सभी से फिर जो भी लोग आएंगे उनसे मुलाकात हो। बिल्कुल, सबकी प्रतीक्षा और सबसे मुलाकात के उत्साह के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। प्रतीक्षा, उसके बाद जलसा।